गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। आज हम बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन के बारे में चर्चा करेंगे कि बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, इसके क्या फंक्शन है और क्या इसका रोल है और इसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है। पिछले वीडियोज में हमने आपको बताया था कि जो बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन है वो सेल एनवेलप का भाग है। जीवाणु में क्या होता है कि जीवाणुओं में सेल एनवेलप कोशिका का जो बाह्य आवरण है वो पाया जाता है, जिसे हम सेल एनवेलप के नाम से जानते हैं। और ये जो सेल एनवेलप है ये सेल वॉल प्लस सेल मेम्ब्रेन, इन दो संरचनाओं से मिलके बना होता है। जीवाणुओं का जो बाह्य आवरण है, जिसे हम कोशिका आवरण कहते हैं, ये कोशिका आवरण सेल वॉल, कोशिका भित्ति तथा कोशिका झिल्ली से मिलकर बना हुआ होता है। पिछले वीडियो में हमने आपको सेल वॉल की स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और इसके कार्यों के बारे में बताया। आज हम इस वीडियो के द्वारा सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर और इसके फंक्शन के बारे में बात करेंगे और चर्चा करेंगे कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। तो यदि हम जीवाणु में देखते हैं तो जीवाणु में सबसे बाहर की ओर हमने कैप्सूल का आवरण बताया था कि कैप्सूल का आवरण पाया जाता है, उसके अंदर की ओर सेल वॉल पाई जाएगी और उसके अंदर की ओर सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। और ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये अबाउट 6 to 8 nm थिक होती है, अर्थात मोटाई की होती है। सेलेक्टिव परमेबल होती है, वर्णात्मक पारगम्य होती है। अर्थात ये क्या है, कुछ चयनित जो सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है, ये भी सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, तो कुछ सेलेक्टिव जो सब्सटेंस होते हैं उन्हीं को कोशिका के अंदर जाने जाती है और कुछ को बाहर निकलने देती है। अर्थात ये क्या है कि एक सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन के रूप में काम करती है। सिंगर और निकोलसन के अनुसार यदि हम इसकी स्ट्रक्चर देखें, सिंगर एंड निकोलसन 1972, इन्होंने कोशिका झिल्ली की संरचना को समझाने का तरल मोज़ेक मॉडल और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत के अनुसार कोशिका झिल्ली की संरचना कैसी होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इस सिद्धांत के अनुसार कि जो सिंगर और निकोलसन है 1972 में, इन्होंने जो तरल मोज़ेक मॉडल दिया है, तरल मोज़ेक मॉडल, ये मॉडल इन्होंने सेल मेम्ब्रेन की संरचना को समझाने के लिए दिया था। इस मॉडल के अनुसार सेल मेम्ब्रेन अबाउट 6 to 8 nm थिक होती है, 6 to 8 nm थिक होती है और अप्रोक्सीमेटली 75 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। तो यहां इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, इसमें क्या होगा कि एक फास्फोलिपिड द्विस्तर पाया जाता है। यहां आप देख लें एक मध्य में कि एक फास्फोलिपिड द्विस्तर पाया जाता है, फास्फोलिपिड बाइलेयर और फास्फोलिपिड द्विस्तर पाया जाता है, जो अबाउट 35 एंगस्ट्रॉम थिकनेस का होगा और मोटाई का होता है। इसके जो पोलर एंड है, ध्रुवीय भाग, इसके जो ध्रुवीय भाग हैं, यहां पे आप देखें ये वाले भाग हैं, ये वाले भाग हैं, तो इसके जो पोलर हेड होते हैं या पोलर भाग, ये बाहर की ओर दोनों तरफ निकले हुए रहते हैं। आप यहां देखें ये पोलर हेड है इसके, तो ये दोनों ओर बाहर की ओर निकले हुए होते हैं। ये जो कंप्लीट स्तर है ये फास्फोलिपिड बाइलेयर कहलाएगा, जो कि 35 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है और इसके पोलर हेड दोनों ओर बाहर की ओर अरेंज और व्यवस्थित होते हैं। तथा इसकी जो फैटी एसाइल चेन है, ये वाली जो चेन कहलाएगी वो कहलाएगी इसकी फैटी एसाइल चेन। ये जो फैटी एसाइल चेन है ये मध्य की ओर होती है, ठीक है। ये अध्रुवीय होती है, नॉन पोलर होती है। इस फास्फोलिपिड स्तर के दोनों ओर, फास्फोलिपिड स्तर के बाहर की ओर और अंदर की ओर, दोनों ओर अबाउट 20 एंगस्ट्रॉम मोटा, 20 एंगस्ट्रॉम
और 20 एंगस्ट्रॉम मोटा प्रोटीन का स्तर पाया जाता है। बीच बीच में क्या होगा, इसमें कुछ प्रोटीन धसी रहती हैं जिन्हें हम इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। तो ये जो प्रोटीन है आप यहां पे देख रहे हैं, ये कहलाएगी इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो यहां आप देखें कि जो सिंगर और निकोलसन के मॉडल के अनुसार ये लगभग 75 एंगस्ट्रॉम मोटी है, जिसमें कि 35 एंगस्ट्रॉम का फास्फोलिपिड बाइलेयर है एंड 20 एंगस्ट्रॉम के 2 प्रोटीन के स्तर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर प्लस प्रोटीन, इन दो से मिलके मोस्टली बनी होती है और ये दोनों के दोनों फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन मोजेक रूप में व्यवस्थित रहते हैं, मोजेक रूप में व्यवस्थित होंगे अर्थात एक दूसरे में घुला मिला हुआ होता है, मतलब एक दूसरे के बीच में व्यवस्थित होता है। तो ये जो स्थिति है मोजेक स्थिति कहलाएगी। अब इसमें जो प्रोटीन पाए जाते हैं ये प्रोटीन 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और दूसरे होते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन, तो आप यहां पे देखें कि इसमें 2 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या इन्हें हम बाह्य प्रोटीन या पर्दीय प्रोटीन के नाम से जानते हैं। तो ये लगभग जो 20 एंगस्ट्रॉम मोटा जो स्तर बना रहे हैं फास्फोलिपिड स्तर के दोनों ओर, तो ये जो 20 एंगस्ट्रॉम मोटा जो स्तर है ये दोनों के दोनों बने हुए हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन से या पर्दीय प्रोटीन से बने हुए होते हैं। तो दूसरी है इसमें इंट्रिंसिक प्रोटीन। यह प्रोटीन क्या करती है कि फास्फोलिपिड स्तर में बीच बीच में धसी हुई होती है। तो ये जो यहाँ पे प्रोटीन आप देख रहे हैं ये है इंट्रिंसिक प्रोटीन। इसके साथ साथ ये एज ए ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के रूप में भी काम करती है जो पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। जीवाणु में एक खास बात यह होती है कि जो प्रोटीन होती है ये सेल मेम्ब्रेन में इसके साथ साथ ये एंजाइम के रूप में भी काम करने लग जाती है। खास बात है ये, जबकि यूकेरियोटिक सेल्स में ऐसा नहीं होता है कि वो एज ए एंजाइम काम करें, लेकिन बैक्टीरियल सेल में क्या होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन और कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये रेस्पिरेशन और श्वसन से भी संबंधित होती है, इसलिए श्वसन से संबंधित एंजाइम भी और इस सेल मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं। तो ये जो प्रोटीन है ये प्रोटीन एज ए एंजाइम के रूप काम करती है। तो सिंगर और निकोलसन के मॉडल के अनुसार तो ये लगभग 75 एंगस्ट्रॉम मोटी होगी या हम ये कह सकते हैं 6 से 8 nm मोटाई की होती है, जो कि फास्फोलिपिड व प्रोटीन से बना हुआ स्तर होता है जो कि मोजेक रूप में व्यवस्थित होते हैं। फास्फोलिपिड का जो स्तर होता है लगभग 35 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है तथा इसके दोनों ओर प्रोटीन का स्तर लगा होता है जो कि पर्दीय प्रोटीन कहलाती है, जो कि 20 एंगस्ट्रॉम मोटाई की होती है। बीच बीच में इसमें इंट्रिंसिक जो प्रोटीन होती है वो धसी हुई होती है। इसके साथ साथ जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है वो ट्रांसमेम्ब्रेन या कैरियर प्रोटीन के रूप में भी काम करती है। तो ये था बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर, एक सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर कैसी होती है। अब बात करते हैं इसके फंक्शन की। फंक्शन कार्य, ये काम क्या करती है? तो फर्स्ट तो ये क्या करती है, ट्रांसपोर्ट और पदार्थों का जो परिवहन होता है उसको रेगुलेट करने का काम करती है। पदार्थों का जो परिवहन होता है कोश जीवन कोशिका के अंदर और बाहर, तो उसको नियंत्रित करेगा कौन? सेल मेम्ब्रेन पदार्थों के परिवहन को नियंत्रित करती है। दूसरा डीएनए रेप्लिकेशन। जीवाणु की जो सेल मेम्ब्रेन है ये क्या है कि एक स्थान पे जीवाणु की सेल मेम्ब्रेन एक स्थान पे और जो उसका बैक्टीरियल क्रोमोसोम होता है उससे जुड़ा हुआ होता है, वहीं से इसमें डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। तो ये क्या करता है कि डीएनए रेप्लिकेशन जहां से स्टार्ट होता है उसकी साइट पे प्रोवाइड करता है। तो ये डीएनए रेप्लिकेशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा, इसी से मीजोसोम, क्रोमेटोफोर का निर्माण होता है। इस जो ये सेल मेम्ब्रेन है, हमने आपको ये जीवाणु कोशिका जैसे बताई है, ये वाली है। इस तरह सेल वॉल
इसके अंदर की ओर सेल मेम्ब्रेन, और ये सेल मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग से ये जैसे मीजोसोम जैसी संरचना बनी है, ये वाली संरचना मीजोसोम कहलाएगी, मीजोसोम। तो सेल मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग से और बलन से अंदर की ओर बलन से मीजोसोम और क्रोमेटोफोर जैसी संरचनाओं का निर्माण होता है, जो कि ये जो मीजोसोम संरचना है ये वायवीय श्वसन करने वाले जीवाणुओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं उनमें क्रोमेटोफोर प्रकाश संश्लेषण से संबंधित अंग के रूप में काम करते हैं। इसके साथ साथ सेल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन पाई जाती है, फोर्थ हम यहां बात कर लेते हैं, प्रोटीन पाई जाती है, वो एज ए एंजाइम के रूप में काम करती है। कोशिका झिल्ली में कुछ प्रोटीन पाई जाती है जो एंजाइम के रूप में काम करती है। और विशेष बात क्या है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है, जब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे इससे मीजोसोम जैसी संरचना और क्रोमेटोफोर जैसी संरचनाएं बनती है, तो ये क्या करते हैं, एक तो रेस्पिरेशन में और फोटोसिंथेसिस में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन सभी जीवाणुओं में नहीं है ये, जिन जीवाणुओं में मीजोसोम पाई जाती है उनमें रेस्पिरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और जिनमें क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं उनमें ये प्रकाश संश्लेषण में भी मदद करती है। तो ये क्या है कि जो ईटीएस है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है ईटीएस, उससे संबंधित घटक भी सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। तो आज का आप असाइनमेंट भी नोट कर ले यहां पे। असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 1, बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन की संरचना व कार्य लिखिए। जीवाणु कोशिका कला की संरचना व कार्य लिखिए। सेकंड क्वेश्चन, सेल कोशिका आवरण के दो महत्वपूर्ण घटकों के नाम बताइए। कोशिका आवरण के दो महत्वपूर्ण घटकों के नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, यहां आप देखें इसको, क्वेश्चन नंबर 3 यहां से बनता है, श्वसन से संबंधित कौन सा अंग जीवाणु कोशिका में पाया जाता है, या जीवाणु कोशिका में ऐसा कौन सा अंग है जो श्वसन से संबंधित है, मीजोसोम। थैंक्स टू ऑल माय डियर स्टूडेंट फॉर लिसनिंग मी।